जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया। दोस्तों जो कृषि योजना लागू किया गया, राष्ट्रीय कृषि योजना, वह कब लागू किया गया तो याद रखिएगा 1999 में, यानी 1999 में लागू किया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की। दोस्तों सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी लागू की गई, याद रखिएगा। एक पॉइंट ये बन जा रहा है। और कब लागू की गई तो याद रखिएगा 1920 यानी 1920 में लागू की गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है। दोस्तों जो हरित क्रांति का आरंभ माना जाता है वह कौन सी योजना से माना जाता है तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना से हरित क्रांति का आरंभ माना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, और इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन से स्थान पर। दोस्तों जो भारत पूरे विश्व में अंडा उत्पादन के स्थान पर है वो कौन से स्थान पे है तो याद रखिएगा तीसरा स्थान पे है भारत अंडा उत्पादन में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, इंपॉर्टेंट बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन से स्थान पर। दोस्तों जो मांस उत्पादन में पूरे दुनिया में भारत कौन से स्थान पर है तो याद रखिएगा 8वां स्थान पर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 8वां। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में कौन सा स्थान पर है। दोस्तों जो जलीय कृषि उत्पादक में भारत स्थान पर है वो कौन से स्थान पर है पूरे विश्व में तो याद रखिएगा दूसरा स्थान पर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, चीन के भारत विश्व में। दोस्तों जो चीन के भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन करने वाला कौन सा स्थान है। दोस्तों चीन के बाद होगा यहाँ पे, चीन के बाद भारत पूरे विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन करने वाला कौन सा स्थान पर है तो याद रखिएगा दूसरा स्थान पर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का दाब को किससे मापा जाता है। दोस्तों जो वायुमंडल दाब मापा जाता है वह किससे मापा जाता है तो याद रखिएगा बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है। दोस्तों जो पृष्ठ तनाव का जो SI मात्रक होता है, SI वह क्या होता है तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया। दोस्तों जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, याद रखिएगा उसका स्थापना कब किया गया तो याद रखिएगा 1987 में किया गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1987। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई। दोस्तों जो ललित कला एकेडमी की स्थापना की गई वह कब की गई तो याद रखिएगा 1954 में किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1954। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है ललित कला एकेडमी का मुख्यालय तो याद रखिएगा नई दिल्ली में ललित कला एकेडमी मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई। कब कर दी गई जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य तो याद रखिएगा 1872 में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया जापान में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तुर्की को किसका मैरिज कहा जाता है। दोस्तों जो तुर्की को मैरिज कहा जाता है वह किसका मरीज कहा जाता है। सॉरी यहाँ पे मैरिज हो गया है, मरीज होगा, मरीज किसका मरीज कहा जाता है तो याद रखिएगा यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यूरोप का मरीज। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है या फिर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट है, शिशुनाग वंश के संस्थापक, तो शिशुनाग ही शिशुनाग वंश के संस्थापक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्रेजी आंदोलन, याद रखिएगा फ्रेजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ, कौन से जगह हुआ फ्रेजी आंदोलन तो याद रखिएगा बंगाल में हुआ था, बंगाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बंगाल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कितने बार चुने गए कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी तो केवल एक बार ही चुने गए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक बार, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई। कब दे दी गई भगत सिंह को फांसी की सजा तो याद रखिएगा 1931 यानी 1931 में भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ। दोस्तों जो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन, याद रखिएगा प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो याद रखिएगा लखनऊ में हुआ। तो ऑप्शन डी लखनऊ हो जाएगा करेक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष, तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से हैं, थे, कौन से हैं या फिर थे, तो याद रखिएगा जस्टिस पार्टी साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ। कहाँ हुआ गंगाधर तिलक का जन्म, बाल गंगाधर, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की। दोस्तों जो भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक है, भवानी मंदिर नाम का एक पुस्तक है, उसकी प्रकाशक या फिर प्रकाशित किसने किया, तो याद रखिएगा वीरेंद्र कुमार घोष ने प्रकाशित किया भवानी मंदिर नामक पुस्तक को। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक भवानी मंदिर पुस्तक जो किस सन में प्रकाशित हुई। जो प्रकाशित हुई भवानी वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक वह कौन से सन में प्रकाशित हुई, तो याद रखिएगा 1905 में प्रकाशित हुई भवानी मंदिर पुस्तक। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया। किसने किया कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भारतीय, तो याद रखिएगा एम.एन. राय ने किया, एम.एन. राय, याद रखिए कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे। दोस्तों जो अकबर के समकालीन जो सूफी संत प्रसिद्ध थे वह कौन थे, तो याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती, जो कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया। किसने करवाया मयूर सिंहासन का निर्माण, तो याद रखिएगा शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा खिलजी था जो कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। किसने करवाया कदम रसूल मस्जिद का निर्माण, तो याद रखिएगा नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली। किस वर्ष चली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन भारत में, तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1925 यानी 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला विश्व खुशहाली रिपोर्ट। दोस्तों याद रखिएगा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। कौन सा सबसे खुशहाल देश 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से, तो याद रखिएगा फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है विश्व का 2023 रिपोर्ट के हिसाब से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे नाखुश देश कौन सा है। दोस्तों जो नाखुश देश है वह कौन सा देश है, याद रखिएगा अफगानिस्तान नाखुश देश है 2023 रिपोर्ट के अनुसार। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों जो भारत का स्थान है वह कौन सा स्थान है विश्व 2023 रिपोर्ट के हिसाब से खुशहाली के मामले में, तो याद रखिएगा 126वें स्थान पर है यानी कि 126 हो जाएगा, 126वें स्थान, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश कौन सा राज्य में स्थित है। दोस्तों जो चोल वंश नहीं मंदिर है, दोस्तों याद रखिएगा मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में चोल मंदिर याद है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, एशियाटिक समाज का स्थापना कब किया गया। दोस्तों जो एशियाटिक समाज का स्थापना किया गया वह कब किया गया,
तो याद रखिएगा 1784 में किया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 1784, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला है ललित कला एकेडमी का स्थापना कब किया गया, कब किया गया स्थापना ललित कला एकेडमी का, तो याद रखिएगा 1954 में किया गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है ओणम कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है, दोस्तों जो ओणम है वह कौन से राज्य का त्यौहार है प्रमुख, तो याद रखिए केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बसंत पंचमी का पर्व कौन से माह में मनाया जाता है, यानी कौन से महीना में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा फाल्गुन माह में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती थी, कौन सी मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, तो याद रखिएगा लाल व करवाटर्ज, दोस्तों जो लाल व करवाटर्ज मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कैमरा बनाने तथा स्याही बनाने में क्या काम आता है, क्या काम आता है कैमरा और स्याही बनाने में, तो याद रखिएगा टेनिन काम आता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा टेनिन, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कौन थी, तो याद रखिएगा मैरी लीला राव, ऑप्शन सी मैरी लीला राव हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार कब भाग लिया, कब भाग लिया था लंदन में, जो कि दूसरे राष्ट्रमंडल का खेल हुआ था उसमें, तो याद रखिएगा 1934 में लिया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1934, याद रखिएगा आप लोग। अगला है वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है, राष्ट्रमंडल देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो याद रखिएगा 53 है, तो ऑप्शन सी बी करेक्ट हो जाएगा 53। अगला है क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, कौन से देश को क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दोस्तों जो सर्वोच्च संस्था है क्रिकेट का आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दुबई में स्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट दुबई। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया, कब लागू किया गया या फिर पारित किया गया जम्मू कश्मीर और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो याद रखिएगा 2019 में किया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट 2019, याद रखिए 2019 में किया गया। अगला क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया, कौन से अनुच्छेद के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया भारतीय संविधान के किस आयोग अनुच्छेद के द्वारा, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 झ के तहत, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, अनुच्छेद 243 झ याद रखिएगा के तहत किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई, सदस्यों के लिए जो पेंशन व्यवस्था लागू की गई वह कब से की गई, तो याद रखिएगा 1976 से की गई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1976, याद रखिएगा आप लोग। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, कितने बार राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो याद रखिएगा 2 बार ही बने, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, याद रखिएगा। अगला है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, कौन से संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 42वें संशोधन के तहत, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट 42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में किया गया, कौन से सूची में कानून और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में किया गया है, इसमें किया गया है ऑप्शन सी समवर्ती सूची, और इस समवर्ती सूची में शिक्षा का भी उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, और इसमें विवाह तथा तलाक का भी उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा आप लोग, तथा तलाक इन सब का उल्लेख किया गया, और इसमें व्यापार का भी उल्लेख किया गया है, वाणिज्य व्यापार का ये इसमें
बहुत सारे उल्लेख किए गए, याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। अगला है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। दोस्तों जो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया प्रथम राज्य होगा कौन सा बना, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा किस सन में दिया, कौन से सन में दिया महाराष्ट्र राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा, तो याद रखिएगा 1997 में दिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 1997। अगला है भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना किस राज्य में है डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना भारत का, याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ की गई, याद रखिएगा आरंभ की गई सरकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना, तो याद रखिएगा 1952 से की गई, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट 1952, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का कौन सा स्थान है, स्थान होगा यहाँ पे राज्य लिख दिया मैंने, कौन सा स्थान है तंबाकू उत्पादन करने वाला, तो तीसरा स्थान है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है मिनी रत्न योजना का आरंभ कब से किया गया, मिनी रत्न योजना का आरंभ, तो याद रखिएगा 1997 से किया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट 1997, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कदम्ब वंश की स्थापना किसने की, दोस्तों जो कदम्ब वंश की स्थापना की वह किसने की, तो याद रखिएगा मयूर शर्मन ने किया, मयूर शर्मन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट मयूर शर्मन, याद रखिएगा आप लोग। अगला है गौरी रीति, दोस्तों गौरी रीति नामक साहित्य का विद्या का विकास किस शासकों के समय में हुआ, कौन से शासक के समय हुआ गौरी रीति नामक विद्या का विकास, तो याद रखिएगा पाल शासक के समय हुआ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा पाल शासकों के समय हुआ। अगला है सेन वंश का स्थापना कब किया गया, सेन वंश का स्थापना कब हुआ, याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ सामंत सेन ने स्थापना किया सेन वंश का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है परमार वंश का संस्थापक कौन था, याद रखिएगा परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो उपेंद्र राज परमार वंश का स्थापक था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया, किसने लाया, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ पर ले गया था, याद रखिएगा कहाँ पर ले गया मुर्शिदाबाद से हटाकर, तो याद रखिएगा कोलकाता में ले गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स ने एक फौजदारी व दीवानी दोस्तों जो अदालत है दीवानी आंदोलन, एक फौजदारी और दीवानी आंदोलन की स्थापना कब की थी, तो याद रखिएगा कब की थी, तो 1772 में की थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत जो कि दोनों की स्थापना की थी, तो 1772 में किया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना किसके द्वारा की गई, जो एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की गई वह किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, कब लागू की एक नई भू राजस्व पद्धति वारेन हेस्टिंग्स ने, तो याद रखिएगा 1772 में लागू की, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये सब। अगला क्वेश्चन है 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कौन सी प्रथा लागू की, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने, तो याद रखिएगा इजारेदारी प्रथा लागू की, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, इजारेदारी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए किसको उसका संरक्षक नियुक्त किया था, संरक्षक, ये नवाब के देखभाल के लिए
तो याद रखिएगा मुन्नी बेगम को नियुक्त किया था संरक्षक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है स्मृति, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? दोस्तों जो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया वह कौन से सन में किया गया? तो याद रखिएगा 1776 में किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया वह कौन से नाम में किया गया? तो याद रखिएगा ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च के नाम से जो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया उस ये नाम से किया गया, ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च के नाम से किया गया। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दोस्तों जो भागवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद किया वह किसने किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विलियम विल्किंस ने। दोस्तों विलियम विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन जरूरी है। अगला क्वेश्चन है भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस सन में किया गया? कौन से सन में भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा 1785 में किया गया अंग्रेजी अनुवाद, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन आ रहा है हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित की? दोस्तों जो हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा स्थापित की वह कहाँ पर किया था? तो याद रखिएगा कोलकाता में किया प्रथम मदरसा स्थापित, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा किस सन में स्थापित की? कौन सन में प्रथम मदरसा स्थापित की हेस्टिंग्स ने? तो याद रखिएगा 1781 में किया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1874 में की गई, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है एशियाटिक सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? द एशियाटिक बंगाल की स्थापना सोसाइटी की? तो याद रखिएगा विलियम जोन्स ने किया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों जो बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की वह किसने की? तो याद रखिएगा जोनाथन डंकन ने किया था, जोनाथन डंकन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की? संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में, तो याद रखिएगा 1782 में किया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको टॉपिक वाइज भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? दोस्तों जो मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई वो कब हुई? तो याद रखिएगा 1804 में हुई, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1804। अगला क्वेश्चन है लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, जो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई वो कब हुई? तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 1823 में हुआ, यानी कि 1823 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी? किसने बंद करवा दी मुगल साम्राज्य को मिलने वाला 26 लाख की पेंशन? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, वारेन हेस्टिंग्स ने बंद करवा दी, जो कि मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की पेंशन मिलता था वह बंद करवा दिया, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों जो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वह कब हुआ? तो याद रखिएगा 1780 में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 1780 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ भारत का, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? दोस्तों जो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशन हुआ उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा द बंगाल बजट उस समाचार पत्र का नाम था, जो कि भारत में पहला बार प्रकाशित हुआ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन कौन किया? प्रकाशक कौन था? दोस्तों जो समाचार पत्र का प्रकाशक होता है वह कौन था? तो याद रखिए करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, जेम्स आंगस्टस हिक्की। दोस्तों जो जेम्स आंगस्टस हिक्की था उसी ने जो पहला समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है
कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया? दोस्तों जो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया वह कौन से सन में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत, दोस्तों कौन से एक्ट के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उस समय कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे उस समय? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, एलिजा इम्पे उस समय के न्यायाधीश थे कोलकाता उच्च न्यायालय के, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों जो प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1775 से लेकर 1782 तक इसमें बीच में हुआ था प्रथम अंगल मराठा युद्ध, तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों जो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया वह कब लड़ा गया? तो याद रखिएगा 1780 से लेकर 1784 के बीच में लड़ा गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पिट्टस इंडिया एक्ट किस सन पारित हुआ? दोस्तों जो पिट्टस इंडिया एक्ट पारित हुआ वह कौन से सन पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1770 में, यानी 1770 में पारित हुआ, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई वह कब की गई? तो याद रखिएगा 1772 में की गई, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ किस नीति से संबंध है? दोस्तों जो सुरक्षा प्रकोष्ठ का संबंध है वह कौन से नीति से संबंध है? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स से संबंध है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स से संबंध है। अगला क्वेश्चन है सर जॉन मैकफर्सन, दोस्तों जो सर जॉन मैकफर्सन जो को गवर्नर जनरल का नियुक्ति किया गया वह कब किया गया? दोस्तों जो गवर्नर जनरल का नियुक्ति किया गया वह कब किया गया? तो याद रखिएगा 1785 में किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का, दोस्तों जो कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब कराया? याद रखिएगा तो 1793 में कराया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त, दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किस सन में लागू की? दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वह कौन से सन में की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1793 में की, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों होता है? दोस्तों आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस रंग में आकाश, दोस्तों किस रंग में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तरंग दैर्घ्य प्रकाश की सबसे कम होती है किस रंग में होती है? तो याद रखिएगा बैगनी रंग में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? कौन सा गैस है जिसका गंध सड़े हुए अंडे की तरह होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्याज गंध की विशेष महक किस कारण होती है? दोस्तों जो प्याज गंध करता है वह किस कारण गंध करता है? तो याद रखिएगा सल्फर यौगिक के कारण गंध करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है परिवर्तन ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों जो ट्रांसफार्मर कार्य करता है वह कौन से सिद्धांत पे करता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन
सी के साथ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता है? कौन से धातु पर नाइट्रिक अम्ल असर नहीं होता है? तो याद रखिएगा सोना पर नाइट्रिक अम्ल असर नहीं होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि वाले लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि वाले लोग कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्टो लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? दोस्तों जो गोबर गैस में गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? तो याद रखिएगा मीथेन गैस गोबर गैस में होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या होता है? प्रमुख तत्व क्या होता है प्राकृतिक गैस का? तो याद रखिएगा मीथेन होता है प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है, याद रखिएगा। और इसमें एक सोडा होता है खाने वाला और एक सोडा होता है कपड़ा धोने वाला। तो जो बी नंबर का है सोडियम बाई कार्बोनेट, यह कपड़ा धोने का सोडा होता है, और सी नंबर है जो सोडियम कार्बोनेट, यह खाने का सोडा होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें से किसका एक उत्पाद है? तो याद रखिएगा कैल्शियम का उत्पाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटना बढ़ता है या फिर कमता है? याद रखिएगा बढ़ता है या घटता है? तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, घट जाता है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटना। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इन ऑप्शन में से किसका तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा नारंगी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? यह कौन से नियम का पालन करता है? तो याद रखिएगा न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियम एक बैंगनी रंग का रंजन होता है, बैंगनी रंग का रंजन होता है लिटमस विलियम। याद रखिएगा यह किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा लाइकेन से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा लाइकेन। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? कौन से माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती? तो याद रखिएगा गैस से भी कर सकती है, द्रव्य से भी कर सकती है, धातु से भी कर सकती है, लेकिन किससे नहीं कर सकती? यहाँ पे पूछ रहा है नहीं कर सकती, तो याद रखिएगा निर्वाण से नहीं कर सकती ध्वनि माध्यम यात्रा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? आवृत्ति किससे मापा जाता है? याद रखिएगा किससे मापा जाता है? हर्ट्ज से आवृत्ति मापी जाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये सब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे प्रोटॉन की खोज की? दोस्तों किसने प्रोटॉन की खोज की? निम्नलिखित में से इन ऑप्शन में से जो नाम दिए इसमें से किसने प्रोटॉन की खोज की? याद रखिएगा किसने की? तो यूजिन गोल्डस्टीन ने की, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यूजिन गोल्डस्टीन। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चिंगारी चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? कौन सा कारण बनता है? तो याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा होता है, यह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है?
दोस्तों जो जी का मान होता है वह न्यूनतम कहाँ होता है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता रहता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? कौन से वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। याद रखिएगा आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? कौन से इन ऑप्शन में से किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो याद रखिएगा लोहा में सबसे तेज होती है ध्वनि की गति, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? श्रव्य होती है मनुष्य द्वारा किस आवृत्ति की? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 100 हर्ज, यानी 100 हर्ज आवृत्ति की मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारतों को तय करती है? तारतों को तय करती है कौन सी विशेषता? तो याद रखिएगा आवृत्ति विशेषता है जो कि तारतों को तय करती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर क्या होगा? डेसिबल स्तर क्या होगा दो व्यक्तियों की आवाज का? तो याद रखिएगा लगभग 30 dB होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 30 dB होगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी क्या है जो कि दीवार से एक ध्वनि सुनने के लिए? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा 17.2 मीटर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? कोई किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा संवहन करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तापक्रम यानी एसेंशियल कितना होता है मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का? तो याद रखिएगा 37 सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? अपवर्तनांक किसका होता है सबसे अधिक इन ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी उसमें साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है साइड की वस्तुओं को देखने के लिए? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? कौन सा बिजली का कुचालक है और ताप का सुचालक है? तो याद रखिएगा अभ्रक हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अभ्रक हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली का फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? तो याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों जो रूपांतरण किया जाता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, वह किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ संचायक सेल के द्वारा, संचायक सेल के द्वारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए विकास प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विकास नहीं, किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ डायनेमो का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नरम लोहा से विद्युत चुंबक तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इन ऑप्शन में से किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है इन ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व है? कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व है इन ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ कैडमियम। कैडमियम एक रासायनिक
रेडियो धर्मी तत्व है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं देता, यहाँ पे झाग लिखा हुआ है, झाग नहीं बना पाता, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? याद रखिएगा खारा जल कहते हैं उसको, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक योग सूत्र है? लाफिंग गैस किसका योग सूत्र है इन ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का योग सूत्र है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस वह क्या है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पानी के पीने का रासायनिक कीटनाशु शोधक किया जाता है? कीटनाशु शोधक किया जाता है किसका प्रयोग करके? तो याद रखिएगा क्लोरीन का प्रयोग करके कीटाणु शोधक किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो याद रखिएगा साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हरे फलों को पकाने के लिए इन ऑप्शन में से किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, एसिटिलीन, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? क्या उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा करने के लिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा जस्ता और तांबा का मिश्रण है पीतल, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार घटता है या बढ़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घटता है बढ़ता है? तो याद रखिएगा बढ़ता है जंग लगने पर लोहे का भार, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली कहलाती है वह कोशिका में कौन सी है? तो याद रखिएगा लाइसोसोम पाचन थैली कहलाती है कोशिका में, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्वों और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।